नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अध्याय 12 जिसका नाम है विद्युत। तो हाँ बच्चों, हम लोग इस लेक्चर में कक्षा 10 का विज्ञान जिसका नाम है अध्याय 12 विद्युत, इसको कवर करने वाले हैं। और बहुत अच्छे से मैं अभी तक चैनल पे बहुत सारे चैप्टर को अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं। जो हमारे चैनल के विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, अगर ये अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं या पहली बार इस वीडियो पर पहुँचे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियो के सेक्शन में जा कर के आप विभिन्न अध्याय के वीडियो को देख सकते हैं। और बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही मन और लगन से आपको समझाया गया है। उम्मीद है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई पता चलेंगी जो आपको पहले से जानकारी में नहीं है। मतलब जो भी चीज़ें आप देखेंगे वो सब नई होंगी आपके लिए, पहले से उसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी। तो आप चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो देख तो लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। तो ये इतना काम ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर का जिसका नाम है विद्युत। तो मैंने देखिए लिख रखा है कि विद्युत नाम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में ये समझेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर विद्युत धारा किसे कहा जाता है, ठीक है, इस पे बात करना है। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने वो नाम सुना होगा कि वायु जब बहती है तो वायु बह करके क्या उत्पन्न करती है, वायु धारा उत्पन्न करती है। चलिए इसको छोड़ दीजिए, अगर ये ना समझ में आए तो मैं दूसरी चीज़ से आपको समझाता हूँ दूसरे तरीके से। आपने ये तो देखा होगा ना कि नदियों में जल होता है ना। जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, नदियों में क्या होता है, नदियों में जल होता है ना, जल होता है। और जल जब उन नदियों में प्रवाहित होता है या प्रवाहमान होता है, मतलब ये है कि जो जल होता है उन नदियों में जब बह रहा होता है, प्रवाहमान होता है, तो वो जल निर्माण करता है जलधारा का। किसका निर्माण करता है, जलधारा का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऐसे ही विद्युत धारा बनती है। अब विद्युत धारा कैसे बनेगी भाई, ये जो जल है ये कहाँ प्रवाहित हो रहा है बताइए, नदियों में प्रवाहित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विद्युत भी किसी चीज़ में प्रवाहित हो रहा होगा तो वो विद्युत धारा का निर्माण करेगा। जैसे जल नदियों में प्रवाहित होकर के बह करके जल धारा का निर्माण कर रहा है, ऐसे विद्युत भी क्या करेगी, किसी न किसी चीज़ में प्रवाहित होगी और प्रवाहित होकर के विद्युत धारा का निर्माण करेगी। तो अब जो विद्युत है वो कहाँ पर प्रवाहित होगी तो ये याद रखना है आपको कि जो विद्युत है वो किसी चालक में प्रवाहित होगी, है ना, किसी चालक में प्रवाहित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चालक का मतलब क्या है। चालक का मतलब है बच्चों वह युक्ति, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चल सके, इलेक्ट्रॉन उसमें से होकर के गुजर सके, उसको हम चालक कहते हैं। और चालक के अंतर्गत हम लेते हैं धातु के तार को। किसके लेते हैं बताइए, धातु के तार को। यानी जो धातु का तार होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, चालक होता है। और इसी धातु के तार में अर्थात इसी चालक में अगर आवेश प्रवाहित होने लगे, ठीक है, क्या प्रवाहित होने लगे बताइए, आवेश प्रवाहित होने लगे, तो हम कहेंगे कि उस चालक तार में क्या बह रही है या क्या प्रवाहित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि जिस तरीके से नदियों में जल प्रवाहित होता है, नदियों में जल बह करके जल धारा का निर्माण करता है, ऐसे ही किसी चालक में, और चालक का मतलब है कोई धातु का तार, ठीक है। अब जैसे कापर के तार आते हैं, एल्युमिनियम के तार आते हैं, तो ये सब एक प्रकार के चालक होते हैं। ऐसे ही किसी चालक में जब आवेश प्रवाहित होने लगता है तो आवेश प्रवाहित होकर के, ठीक है, विद्युत धारा का निर्माण करता है, ठीक है। जिस तरीके से जल प्रवाहित होकर के नदियों में जल धारा का निर्माण कर रहा था, तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। तो ये चीज़ हमने आपको समझाया कि विद्युत धारा क्या होती है। अब आइए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ इन्होंने बताया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों, क्या है, बात करेंगे हम लोग परिपथ के बारे में कि विद्युत परिपथ क्या होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद्युत धारा, मैं आपको दिखाता हूँ लिख करके यहाँ पे। तो विद्युत धारा तो मैंने आपको बता दिया कि विद्युत धारा क्या होती है। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है जो मैं पिंक कलर से घेर रहा हूँ, ये लिखा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग तो समझ गए, है ना। अब बात करते हैं कि परिपथ क्या होता है, थोड़ा सा परिपथ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं कि परिपथ क्या होता है। चलिए, तो परिपथ पे बातचीत करने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आपने टार्च तो देखा होगा ना,
टार्च, ठीक है, अंधेरे में जिससे हम लोग प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपने टार्च देखा होगा, तो टार्च में क्या होता है बताइए। जो टार्च होता है उसमें बटन लगा होता है ना, बटन लगा होता है, यानी एक की लगा होता है, ठीक है। और उस बटन को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ठीक है। उस बटन को हम कभी कभी क्या करते हैं बताइए, ऑन करते हैं। जब उस बटन को हम ऑन करते हैं तो टार्च जो है वो दीप्तिमान हो जाता है। दीप्तिमान होने का मतलब ये है कि प्रकाश देने लगता है ना, प्रकाशित हो जाता है। और जब जब चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वो टार्च क्या होता है, दीप्तिमान हो जाता है। मैं टाइम बचा रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो जो टार्च होता है, उस टार्च के बटन को जब हम ऑन करते हैं तो टार्च दीप्तिमान हो जाता है। दीप्तिमान होने का मतलब टार्च से प्रकाश निकलने लगता है। और जब टार्च के बटन को हम क्या करते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, है ना। टार्च के बटन को जब हम ऑफ़ कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, तो वो टार्च दीप्तिमान नहीं रह पाता है, मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता है, यानी प्रकाश देना क्या कर देता है बताइए, बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ऑन करना और ऑफ़ करना, यही मिल करके बनाते हैं विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, ठीक है, सतत तथा बंद पथ को, ठीक है, बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया था विद्युत धारा, तो विद्युत धारा नहीं बल्कि विद्युत परिपथ पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो विद्युत परिपथ होना चाहिए, विद्युत परिपथ कहते हैं। तो मैंने क्या बोला देखिए कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझाता हूँ। देखिए मैं बोल रहा था कि जो टार्च होता है, उस टार्च के जब हम बटन को ऑन करते हैं तो दीप्तिमान हो जाता है, यानी प्रकाश देने लगता है, प्रकाशित हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम उस टार्च के बटन को ऑफ़ करते हैं, बटन को जैसे ही हम ऑफ़ करते हैं तो टार्च क्या करता है, प्रकाश देना बंद कर देता है, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या हमको पता चला, ऑन और ऑफ। जब ऑन करते हैं टार्च को, तो टार्च को ऑन करने से होता है कि उसमें विद्युत धारा सतत रूप से बहने लगती है, मतलब लगातार बहने लगती है। वो विद्युत धारा उस टार्च के अंदर जो सेल होता है ना, सेल विभवांतर को उत्पन्न करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, सेल या बैटरी जो होती है विभवांतर को उत्पन्न करती है। तो सेल की वजह से क्या होता है कि उस टार्च में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और विद्युत धारा प्रवाहित होकर के जब बल्ब तक पहुँचती है तो बल्ब से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। अब बल्ब से प्रकाश निकलता कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, समझिएगा। आपने अपने घरों में बल्ब तो देखा होगा ना, एलईडी बल्ब आते हैं, ठीक है, और भी तमाम सारे बल्ब होते हैं। उन बल्ब से प्रकाश कैसे निकलता है, तो होता उसमें बच्चों ये है कि जब वो जो बल्ब होता है वो किससे लगा होता है, वो चालक तार से लगा होता है। चलिए मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाई देता हूँ। बल्ब को अपने इस बुक में कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, ऐसे, ठीक है। ये बल्ब है और ये मान लेते हैं कि तार लगा हुआ है। तो होता ये है कि इस तार में क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। और आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो आवेश तो पहले से मौजूद होता है, और जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं अथवा किसको जोड़ते हैं, सेल को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं और प्रवाहित होकर के बल्ब में आते हैं। और बल्ब में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो लगातार इधर से क्या आता रहता है, विद्युत धारा आता रहता है। और ये विद्युत धारा जब बल्ब के अंदर पहुँचती है तो बल्ब में आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ गैसें भरी जाती हैं। अब उन गैसों में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तो आपका क्या है, ये आपका तार है, इस तार में ये सेल लगा है, सेल के कारण विभवांतर उत्पन्न हो गया, विभवांतर होने से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब में गैसें भरी होती हैं, ठीक है। तो जो गैसें भरी होती हैं उन गैसों में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये जो विद्युत धारा उस गैसों में जाती है, इलेक्ट्रॉन पर टकराती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में आकर के इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है उस कक्षा को छोड़ करके दूसरे कक्षा में जंप कर जाता है, कूद जाता है। और ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा छोड़ता है और वही ऊर्जा हमें बल्ब के रूप में, बल्ब के बाहर प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है बल्ब दीप्तिमान होता है। तो मैं आपको समझा ही रहा था कि यहाँ से विद्युत धारा आई, आकर के जब अंदर बल्ब में गई तो बल्ब में गैसें भरी होती हैं, उन गैसों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और विद्युत धारा जब इलेक्ट्रॉन पर जाकर के टक्कर मारता है, ठीक है, टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और कूद करके दूसरी कक्षा में जाना चाहता है। और दूसरी कक्षा में जब जाना चाहता है या दूसरी कक्षा में जब चला जाता है तो होता ये है कि वो कुछ ना कुछ ऊर्जा छोड़ता है, ठीक है। वही ऊर्जा बल्ब से बाहर निकलती है प्रकाश के रूप में और प्रकाश में मिलता है, अर्थात हम कहते हैं कि बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों जो है टार्च में भी होता है कि जो टार्च में जो हमने सेल लगा रखा होता है वो सेल क्या होता है, वो सेल जैसे ही हम टार्च के बटन को ऑन करते हैं तो वो सेल क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न कर देता है। विभवांतर उत्पन्न होने से क्या है कि तुरंत क्या होता है, ये प्रक्रिया होने लगती है और इस प्रक्रिया होने से वो टार्च दीप्तिमान हो जाता है, जलने लगता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, टार्च को ऑफ करते हैं यानी बंद कर देते हैं, मतलब विभवांतर हम जब उत्पन्न किए थे तो जल रहा था, विभवांतर
विभवांतर हमने बंद कर दिया, तो विभवांतर जब हमने बंद कर दिया तो जो है टॉर्च जलना बंद हो जाता है। तो ये ऑन करना और ऑफ करना यही क्या करता है, विद्युत परिपथ का निर्माण करता है। और उसी को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का सतत पथ होना चाहिए, है ना, सतत पथ होना चाहिए तथा क्या होना चाहिए, बंद पथ होना चाहिए। तो ये सतत पथ और जो बंद पथ होता है यही किसका निर्माण करता है, विद्युत परिपथ का निर्माण करता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं विद्युत धारा को कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा तो एक बार मैंने आपको बता ही दिया है कि उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नदियों में जल प्रवाहित होकर के जलधारा का निर्माण करता है, ऐसे ही किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित होकर के विद्युत धारा का निर्माण करती है, अर्थात आवेश प्रवाहित होकर के विद्युत धारा का निर्माण करता है। अब थोड़ा सा इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा बच्चों ये होगी, चलिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ पहले हेडिंग विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। विद्युत धारा की परिभाषा है कि किसी चालक तार में, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, किसी चालक में विद्युत आवेश, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ, विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम लोगों ने कुछ देर पहले दूसरे शब्दों में समझा था कि जिस तरीके से जो है पानी प्रवाहित होता है नदियों में तो जलधारा का निर्माण करता है, वायु प्रवाहित होती है तो वायु धारा का निर्माण करती है, ऐसे ही जब चालक तार में विद्युत प्रवाहित होने लगता है तो विद्युत धारा का निर्माण करता है। लेकिन अभी देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है, यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, बात हो रही है आवेश के बारे में, है ना, किसके बारे में बात हो रही है बताइए, आवेश के बारे में हो रही है कि आवेश प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द और आया है, वो आया है दर। थोड़ा सा इन सभी शब्दों को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आया हुआ है दर, ठीक है, फिर यहाँ पर आया हुआ है विद्युत धारा। ठीक है, तो अब याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि जो आवेश होता है बच्चों, ठीक है, उस आवेश को हम लिखते हैं क्यू से। ठीक है, किससे लिखते हैं बताइए, क्यू से लिखते हैं, आवेश को हम क्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आवेश है तो आवेश को हम क्यू से लिखेंगे। जो दर होता है तो इस दर का मतलब बच्चों होता है समय। ठीक है, इस दर का मतलब क्या होता है, समय होता है, तो समय को हम लिखते हैं स्मॉल टी से लिखते हैं। और विद्युत धारा जो होता है उस विद्युत धारा को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और आई का मतलब क्या होता है बताइए, विद्युत धारा होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या बनी, विद्युत धारा की परिभाषा बनी कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि किसी चालक में, और चालक का मतलब क्या होता है, चालक का मतलब होता है धातु का तार, है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो धातु का तार होता है ना, जो धातु का तार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब इसकी गणितीय व्याख्या कैसे करेंगे, इसकी गणितीय व्याख्या करना होगा तो कुछ इस तरीके से इसकी गणितीय व्याख्या हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि जो विद्युत धारा है अर्थात जो आई है, समझिएगा, जो आई है वो बराबर है, किसके बराबर है, आवेश के प्रवाहित होने के, ठीक है, दर के। तो ये आवेश तो ऊपर आ जाएगा क्यू, और जो दर है, दर माने जो समय है, वो समय कहाँ आ जाएगा बताइए, नीचे आ जाएगा टी। मतलब ये फार्मूला बन गया कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब इससे देखिए कुछ और हम फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, ये टी इधर भाग कर रहा है बटे के नीचे, इधर लाएंगे तो गुणा कर जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई, ठीक है, आई और इंटू टी इक्वल टू क्यू। ठीक है, यानी क्यू बराबर आई और टी, ऐसे भी मिल सकता है। ये इस तरीके से भी ये एक फार्मूला बन सकता है। तो बच्चों ये जो है यही परिभाषा है किसकी बताइए, विद्युत धारा की। तो ये परिभाषा आपको याद रखना है और 3 की इसमें पकड़ना है आपको, एक आवेश, एक दर और एक विद्युत धारा। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, दर माने समय होता है, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसके बारे में क्या बोल के रखा है इन्होंने अपने बुक में। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि यदि किसी चालक, चलिए यहाँ पर देखिए, ये बोल रहे हैं कि यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रास्थ काट से समय टी में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रास्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा आई को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। और कैसे व्यक्त करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ये थोड़ा सा जटिल है समझना, लेकिन जो मैंने अभी दूसरे शब्दों में यहाँ पर समझाया है ना, ये थोड़ा सा आसान है। तो आप इसको समझेंगे और इस तरीके से फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ने में ये देखना है कि जो आवेश होता है, इस आवेश का मात्रक क्या होता है। आपको बता देता हूँ कि जितनी भी भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है, उन भौतिक राशियों के मात्रक होते हैं। तो ऐसे ही जो हम आवेश देख रहे हैं, इस आवेश का मात्रक होगा, ठीक है, ऐसे समय का मात्रक होगा, तो इस तरीके से हमें विद्युत धारा का मात्रक निकल जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आवेश का मात्रक जो है, आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा कि मात्रकों की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। एक जैसे CGS पद्धति होती है, एक SI पद्धति होती है, एक MKS पद्धति होती है, ठीक है। ऐसे करके पद्धति मतलब प्रणालियाँ, ये प्रणालियाँ होती हैं। तो जो विद्युत आवेश होता है बच्चों, उस विद्युत आवेश का अगर हम SI मात्रक देखें, ठीक है, तो वो SI मात्रक कूलाम होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि जो विद्युत आवेश है, ठीक है, जो विद्युत आवेश है, जो विद्युत आवेश है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक, ठीक है, कैपिटल S और कैपिटल I। तो SI जो मात्रक होता है, ठीक है, वो मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो मैं लिख देता हूँ कि होता है कूलाम। तो कूलाम हमने इस तरीके से लिख दिया। और कूलाम को प्रदर्शित किया जाता है अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से। याद रखेंगे कि ये अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो है कूलाम का मतलब होता क्या है, तो कूलाम का मतलब ये होता है कि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 6 गुणे 10 की घात 18, ठीक है, हाँ, 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में जितना टोटल आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों में जितना टोटल आवेश होता है वो 1 कूलाम के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है बताइए, 1 कूलाम के बराबर होता है। मतलब मैंने क्या समझाया कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, कूलाम, और कूलाम को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से प्रदर्शित करते हैं। और जो कूलाम होता है वो 6 गुणे 10 की घात 18, 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश होगा, 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में कुल जो आवेश होगा उस आवेश के बराबर होता है। तो कूलाम जो है, 1 कूलाम इतने इलेक्ट्रॉनों में आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। और विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो SI पद्धति में क्या होता है, कूलाम होता है। ये चीज़ याद रखना है। और यहीं से आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उस 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है विद्युत आवेश की मात्रा को। अब चलिए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो विद्युत आवेश का मात्रक है उसका नाम है कूलाम, ठीक है, उसका नाम क्या बताइए, कूलाम है। अब कूलाम ही क्यों रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा, अपने बुक में देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं हम लोग अब विद्युत धारा के ऊपर, है ना, विद्युत धारा। तो अब बच्चों अभी तक हम लोग देखे थे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। अब विद्युत धारा की बात कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत धारा, तो जो विद्युत धारा होती है, ठीक है, उस विद्युत धारा का जो मात्रक होता है बच्चों, वो एम्पीयर होता है। क्या होता है बताइए, एम्पीयर होता है, एम्पीयर। और जिस तरीके से कूलाम को अंग्रेजी कैपिटल अक्षर C से प्रदर्शित कर रहे थे, ऐसे ही एम्पीयर को कैपिटल अक्षर A से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बताइए, A से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एम्पीयर नाम दिया गया है, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जिनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पीयर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जिनका क्या नाम है बताइए, उनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पीयर, ठीक है, एम्पीयर। इन्हीं के नाम पर ये नाम रख दिया गया है, ठीक है, एम्पीयर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक फ्रांस में रहने वाले वैज्ञानिक हैं, उनको फ्रांसीसी वैज्ञानिक कहा जाता है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडियन है, ऐसे वो फ्रांस में रहते हैं तो फ्रांसीसी कहा जाता है। और रहते नहीं, बहुत पहले रहे थे, ठीक है, तो अब नहीं रहे होंगे। तो वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पीयर, तो उन्हीं के नाम पर ही एम्पीयर रखा गया मात्रक, किसका बताइए, विद्युत धारा का। और एम्पीयर को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, अभी तक हम लोगों ने एक सूत्र देखा था कि I = क्या होता है बताइए, I = होता है Q/T। और इससे हम क्या सीखे थे, इससे हम ये सीखे थे कि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर होती है। तो आवेश प्रवाह का मतलब, आवेश तो यहाँ पर है, दर का मतलब यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हमने क्या देखा था, पहले तो आवेश का मात्रक देखा था कि क्या होता है। फिर हम लोगों ने भी देखा है कि विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, और I जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। और इसका नाम आंद्रे मेरी एम्पीयर के ऊपर रखा गया है, ठीक है, इसका मात्रक का नाम। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा बात करते हैं चलिए परिपथ के बारे में कि परिपथ किसे कहते हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो आइए इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि विद्युत परिपथ क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग अपने पेन का कलर बदल लेते हैं।
तो हम लोगों को बातचीत करना है बच्चों किसके बारे में बताइए, तो हम लोगों को बातचीत करना है विद्युत परिपथ के बारे में। तो आइए विद्युत परिपथ को देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ कहाँ पर है। ये देखिए, चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये है इस तरीके से विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो आइए थोड़ा सा इस चीज़ को देख लेते हैं अपने बुक के अंदर। अपने बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। अपने बुक में ये बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें बोल रहे हैं कि विद्युत परिपथ जो होता है उसमें क्या होता है, पहले तो एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है। दूसरा क्या होता है, एक विद्युत बल्ब होता है, एक विद्युत बल्ब होता है। फिर एक एमीटर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कुंजी होता है ना, ये कुंजी होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर के किसको बनाते हैं, बताइए, विद्युत परिपथ को बनाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे। फिर क्या बोल रहा है बोल रहा है कि जो विद्युत धारा होती है किसी विद्युत परिपथ में, वो क्या होती है, सेल का जो धन टर्मिनल होता है यानी पॉजिटिव वाला जो सिरा होता है, ठीक है, उससे क्या होती है, सेल के ऋण टर्मिनल तक क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो विद्युत धारा होती है वो धन से निकल करके किधर जाती है, ऋण टर्मिनल की तरफ जाती है, और बल्ब और एमीटर से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इस फिगर में, ध्यान से देखिएगा। ये रहा फिगर आपके सामने। ये देखिए, ये फिगर है। इस फिगर में क्या है, ये जो बच्चों बना हुआ है ना, ये बल्ब है ना, ये जो बना हुआ है ये बल्ब है। चलिए, ये जो बना हुआ है ये बल्ब है। हमने आपको दिखाया ही था अभी कुछ देर पहले कि बल्ब को हम फिजिक्स में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे दिल के आकार का बना देते हैं, तो ये बल्ब को प्रदर्शित करता है। तो ये बल्ब है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बल्ब है, ये क्या लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है। अमीटर का काम होता है विद्युत धारा के मान को पता करना कि कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये अमीटर हो गया। हाँ, तो ये अमीटर हो गया। और अमीटर के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, सेल लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा है बताइए, सेल लगा हुआ है। ये देखिए सेल लगा हुआ है, ये सेल लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या लगी है, कुंजी लगी है ना। चलिए मैं नाम ही लिख देता हूँ डायरेक्ट कि आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये तो बल्ब है ना, ये है बल्ब है ना, ये बल्ब है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है अमीटर, ठीक है। तो ये हो गया अमीटर, ये अमीटर हो गया। ये क्या है बताइए, तो इसको हम बोलते हैं कुंजी, है ना। तो ये हो गई अपने पास कुंजी, ठीक है, ये कुंजी है। इसके बाद देखेंगे तो ये क्या लगा है, सेल लगा है, ठीक है, सेल। और याद रखिएगा जब बहुत सारे सेलों को परस्पर संयोजित कर दिया जाता है तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आई जो बताया जा रहा है, ये आई क्या है, ये आई है विद्युत धारा, ठीक है, यही आई तो है विद्युत धारा। तो ये आई होगी बच्चों विद्युत धारा। और अभी क्या बोल रहा था कि जो विद्युत धारा होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से हो करके किधर जाती है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। पॉजिटिव से जाएगी निगेटिव टर्मिनल की तरफ। और पॉजिटिव से जब निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है तो किन किन चीज़ों से होकर के प्रवाहित होकर के जाती है, पहले तो बल्ब से प्रवाहित होकर के जाएगी, फिर किससे प्रवाहित होकर के जाएगी, अमीटर से होकर के प्रवाहित होकर के जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है इस सेल में कि इधर वाला क्या है, ये निगेटिव टर्मिनल है, और ये वाला क्या दिखाया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखिए एक तीर के द्वारा विद्युत धारा को दिखा रहे हैं। देखिए तीर के द्वारा इस तरीके से विद्युत धारा को दिखा रहे हैं कि विद्युत धारा क्या कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है और इस तरीके से वो बल्ब से होती हुई और मीटर से होती हुई, ठीक है, प्रवाहित हो रही किधर बताइए, निगेटिव टर्मिनल की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो ये जो होता है बच्चों, यही क्या है, एक प्रकार का विद्युत परिपथ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि चीज़ आपको समझ में आई होगी कि विद्युत परिपथ क्या होता है। अब कुछ चीज़ें और समझना है। देखिए यहाँ पर लिख करके भी इन्होंने बोला है कि ये विद्युत परिपथ कहलाता है। ऐसी व्यवस्था जो होती है वो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो ये विद्युत परिपथ है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ों को आपको और समझना होगा। क्या समझना होगा कि अभी हमने देखा था कि इसी में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है। तो जो अमीटर लगा है बच्चों, इस अमीटर को हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि विद्युत परिपथ में जो अमीटर होता है, ठीक है, जो अमीटर होता है उसको हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। श्रेणी क्रम में दो प्रकार के क्रम होते हैं, आपको आगे चल करके पढ़ने को मिलेगा। जब प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे, और प्रतिरोधों का संयोजन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्रम देखने को मिलेगा। एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है, और समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जो अमीटर है बच्चों, वो क्या करेगा, वो कैसे लगा होगा बताइए, परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा होता है। और अमीटर क्या बताता है, अमीटर बताता है विद्युत धारा के मान को, है ना। किसको बताएगा, विद्युत धारा के मान को, यानी उस परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है। इसका हम कैसे पता लगाएंगे, इसका पता लगाने के लिए हम उस परिपथ में अमीटर को लगा देंगे। तो अमीटर में पाठ्यांक आएगा, पाठ्यांक का मतलब कुछ मान आएगा। अमीटर में सुई लगी होती है, वो सुई विक्षेपित होगी। जैसे देखिए ये अमीटर है,
अमीटर में यहाँ पर सुई लगी होगी, ठीक है। और इस तरीके से सुई, अब यहाँ पर कुछ मान लिखे होंगे 1 2 3 4, तो ये सुई जिस मान की तरफ हिलती जाएगी तो हम कहेंगे इतने एम्पियर की क्या हो रही है, बताइए, धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे आपने घड़ी में देखा है ना, ये घड़ी की सुइयाँ होती हैं और सुइयाँ हिलने डुलने से टाइम पता चल जाता है कि कितना बचा है। ऐसे ही जब विक्षेपित होगी, मतलब हिलेगी डुलेगी और जिस आंकिक मान की तरफ जाएगी तो हम बताएंगे कि जो है अमीटर है वो संकेत कर रहा है कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो वही आपको समझा रहा था मैं कि जो अमीटर होता है उसमें अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा के मान को बताता है कि विद्युत धारा का मान कितना है, कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और अमीटर को हमेशा बच्चों किस क्रम में लगाते हैं, बताइए, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर देखिए बोल भी रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोल रहे हैं। ये देखिए बोल रहे हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किस क्रम में, बताइए, श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसको बता रहे हैं, ए मीटर को। तो चाहे ए मीटर कहिए चाहे ओ मीटर कहिए, बात एक ही है। मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है इस तरीके से ओ मीटर, और इन्होंने बोला है ए मीटर, तो बात वही है, चाहे ए मीटर बोल लीजिए चाहे ओ मीटर बोल लीजिए, है ना। तो ए मीटर को या ओ मीटर को श्रेणी क्रम में ही हम क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या पढ़ना है, अब आते हैं नीचे और देखते हैं। अब बात करना है बच्चों हम लोगों को विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में, है ना। तो विद्युत और विभव और विभवांतर के बारे में बात करना है, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। तो ज़रा देख लेते हैं कि वीडियो कितनी देर की हो गई, है ना। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी ना तो आप उबेंगे नहीं और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो हो गई है 25 मिनट की, लगभग 26 मिनट होने वाला है। तो अब इसे समझाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, यहीं पर भी इस वीडियो को बंद करते हैं। दूसरे वीडियो में विद्युत विभव और विभवांतर को समझ लेते हैं। तो आप क्या करिएगा, बहुत अच्छे से अध्ययन करिए, मैं बहुत ही मेहनत से आपको समझा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि आप बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है। जितनी बार समय मिल सके, जितना बार आपका माइंड बोलता है कि इतना बार देखने से याद हो जाएगा, उतनी बार देखिए। उतनी बार देख करके ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप अपने माइंड में सेव कीजिए। जैसे देखिए मोबाइल में डाटा होता है तो नेट चलता है ना। यूट्यूब कैसे चलता है, डाटा से। ऐसे ही जब आपके पास डाटा रहेगा ना तब आपका पेन चलेगा। तो डाटा आएगा कहाँ से भाई, रिचार्ज कराने पर डाटा आता है। तो ऐसे ही जब हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में रिचार्ज होगा, तो रिचार्ज करेंगे डाटा आ जाएगा, फिर हमारा जो पेन रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, ठीक है। हमारा नेट चलता रहेगा पेन वाला। तो अब करते हैं ये कि आप अच्छे से अध्ययन करिएगा और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।